क्या आदेश होते हैं? औ और आओ आदेश होते हैं। आप ये बताइए, गो से जब यम पर में है तो एचो एवा यावा सूत्र यहाँ प्राप्त है? क्यों नहीं प्राप्त है? नहीं है प्राप्त। क्यों? क्योंकि यह अच पर नहीं है। अच पर नहीं है ना। अच पर होने पर एचो एवा यावा सूत्र से आदेश होते हैं, अच पर में नहीं है, इसलिए एचो एवा यावा सूत्र प्राप्त नहीं है। इसलिए सूत्र क्या आया यहाँ पर? वांतो ही प्रत्यय, यकार आदि प्रत्यय पर होने पर, यकार आदि प्रत्यय पर है तो ओ को क्या आदेश हो जाएगा? औ। ओ को आदेश होगा औ हो जाएगा। हम गो को ऐसे लिख सकते हैं, चाक भी खत्म हो गई है लाइट के बगल में, वो टॉर्च के बगल में। ये गो को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए गा ओ यम लिख सकते हैं ना जी। अब वांतो प्रत्यय सूत्र कहता है यकार आदि प्रत्यय पर में क्या यम, तो ओ को क्या आदेश हो जाएगा? औ। औ आदेश हो जाएगा, गौ औ यम क्या बनेगा? गव्यम। गव्यम बनेगा ना जी। और नाव्यम देखना इसी तरह से, गव्यम का से जो गाय से बनता है, गाय का दूध, दही, गोबर, मूत्र जो गाय का है ना, जिसको पंचगव्य घृत, वो सभी क्या कहलाता है? गव्यम। और गव्यम नौ से यम पर में है, नौ से क्या पर में है? नौ शब्द से यत प्रत्यय होकर के नौ यम होता है। नौ से यत प्रत्यय होकर के क्या होता है? नौ यम। आप नौ यम जानेंगे। यकार आदि प्रत्यय पर में है ना यम जी। यकार आदि प्रत्यय पर में है तो औ को क्या आदेश हो जाएगा? आओ। आओ आओ होगा ना जी। तो हो जाएगा न आओ यम, क्या बन जाएगा? नाव्यम। नाव्यम का अर्थ है नौका से तरने योग्य जल। बिल्कुल कम जल होगा, अति अल्प जल होगा तो भी नौका से नहीं तर सकते हैं। नौका से तरने योग्य जल को क्या कहते हैं? नाव्यम। अच्छा, गव्यम, नाव्यम। और आगे आ रहा है आपका एक वार्तिक है, अध्व परिमाणेचा। अध्व परिमाणेचा। अध्व परिमाणेचा। अध्व परिमाणे सप्तमी एक वचनांत है, चा अव्यय है। इसका अर्थ है कि युति शब्द पर होने पर, युति शब्द पर होने पर गो शब्द के ओकार को औ आदेश होता है। क्या? युति शब्द पर होने पर गो शब्द के ओकार को औ आदेश होता है। मार्ग का परिमाण ज्ञात होने पर, मार्ग का परिमाण ज्ञात होने पर, अद्दु का अर्थ है मार्ग, मार्ग का परिमाण ज्ञात होने पर, हाँ, मार्ग का परिमाण ज्ञात होने पर, युति पर में होने पर गो शब्द के ओकार को औ आदेश होता है। गो शब्द के ओकार को औ आदेश होता है। तो गो युति, गो युति, तो युति पर में है तो गो शब्द के ओकार को क्या आदेश हो जाएगा? औ आदेश हो जाएगा। तो हो जाएगा गौ युति, हो जाएगा गव्युति ही। गव्युति का क्या अर्थ है? दो क्रोश। आजकल किलोमीटर चलता है ना जी। पहले क्रोश चलता था, हिंदी में क्रोश कहा जाता था, क्रोश से। तो 2 क्रोश करीब, एक क्रोश 3 किलोमीटर का है ना जी। एक क्रोश 3 किलोमीटर का, तो गव्युति का तो 2 क्रोश होता है 6 किलोमीटर। तो मार्ग का परिमाण, मार्ग की लंबाई है ना, तो मार्ग का परिमाण ज्ञात हो रहा है ना। गव्युति का क्या अर्थ है? 2 क्रोश, 2 कोस। तो मार्ग का परिमाण ज्ञात हो रहा है तो युति शब्द पर में होने पर गो शब्द के ओकार को औ आदेश होता है तो क्या बनता है? गव्युति। गव्युति हो गया। अब
चलो उदाहरण आपको फिर बताएंगे। आधे चल रहा है नहीं तो उनके सभापति जो उनको जाति देता है हाँ वही दोहरा दे। हाँ उन लोगों का पाठ वही दोहरा दे। हाँ अदेन गुणा अदेन गुणः अदेन गुणा। अदेन गुणः तो यहाँ पर अत एंग गुणा अत एंग गुणा। सूत्र में कितने पद हैं? तीन पद है ना। एंग और गुणः अत एंग गुणा तीन पद है इस सूत्र में जी। यह संज्ञा सूत्र है। पहले वाले सूत्र क्या थे? विधि सूत्र। वांतो प्रत्यय विधि सूत्र था। यथा संगमम ऐसा समानाम परिभाषा सूत्र था। यह संज्ञा सूत्र है। अत एंग क्या कहता है? अत एंग ता को दा होता है तो अदेंग हो जाता है। यह अष्टाध्यायी का द्वितीय सूत्र है। अदेंग गुणः। अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र क्या है? वृद्धिरादेश। और द्वितीय सूत्र क्या है? अदेंग गुणः। इसका अर्थ है अत एंग चा गुण संज्ञा स्यात्। अत चा एंग अत और एंग गुण संज्ञक होते हैं। अत और एंग गुण संज्ञा या अत और एंग की गुण संज्ञा होती है। अत और एंग की गुण संज्ञा होती है। अर्थात अत और एंग का क्या नाम होगा? गुण। गुण जब गुण आए व्याकरण शास्त्र में तो क्या समझेंगे? और हाँ ये व्याकरण शास्त्र के पारिभाषिक शब्द हैं। ये गुण और वृद्धि अपनी अपनी परिभाषाएं हैं शास्त्र की। तो अब महाराज जी इसका विभक्ति किसका? अभिव्यक्ति देखो। अत प्रथमा एक वचनांत, एंग प्रथमा एक वचनांत, गुणः प्रथमा एक वचनांत। अत प्रथमा एक वचनांत, एंग प्रथमा एक वचनांत और गुणः प्रथमा एक वचनांत। इस सूत्र में तीनों पद कैसे हैं? प्रथमा एक वचनांत है। तीनों पद कैसे हैं? प्रथमा एक वचनांत हैं। इसका अर्थ है अत और एंग गुण संज्ञक होते हैं या अत और एंग की गुण संज्ञा होती है। अत है ना जी। अब देखिए अत को समझो, इसको हटा दें। यहाँ देखिए अत उसमें से ये आज लगता है सभी मार्कर खराब हो गए। मार्कर पहले से तैयार किया करो। अत और एंग, अत और एंग से क्या लेते हैं? एंग प्रत्यार बोलो। एंग प्रत्यार एंग प्रत्यार क्या होगा? ए ओ है ना। हाँ तो अत और एंग का क्या अर्थ है? ए ओ। एंग का क्या अर्थ है? ए ओ। तो अत और एंग की गुण संज्ञा होती है। अत और एंग की गुण संज्ञा तो होती है। एंग तो ठीक है, एंग प्रत्याहार में ए वो आते हैं तो ए ओ की गुण संज्ञा हो जाती है। और अत का मतलब होता है अकार। तो अब इसी सूत्र को समझाने के लिए एक परिभाषा सूत्र आ रहा है। तपरस तत्कालस्य। तपरस तत्कालस्य। यहाँ तपरः तत्कालस्य। तपरः प्रथमा एक वचनांत, तत्कालस्य षष्ठी एक वचनांत। तपरः प्रथमा एक वचनांत, तत्कालस्य षष्ठी एक वचनांत। दो पद है सूत्र में। इसका अर्थ है ता परो यस्मात् सा चा तात्परः च उच्चार्यमाण। तात्परः च उच्चार्यमाण समकालस्य। उच्चार्यमाण समकालस्य संज्ञा स्यात्। ता पर है जिससे, ता पर है जिससे वह, और ता पर है जिससे वह, और ता से पर, ता मतलब तकार, तकार पर है जिससे वह, और तकार से पर उच्चारण किया जाने वाला वर्ण समान उच्चारण काल वाले का ही बोधक होता है। संज्ञा करते बोधक। ता पर है जिससे वह, और तकार से पर उच्चारण किया जाने वाला वर्ण समान उच्चारण काल वाले वर्ण का ही बोधक होता है। तो इसको सावधानी से समझो। यहाँ ये वाक्य एक वाक्य के दो वाक्य बनेंगे। ता परो यस्मात् सह उच्चारमाण समकालस्य संज्ञा स्यात्। ता पर है जिससे, ता पर है जिससे वह उच्चारण किए जाने वाले समान काल वाले वर्ण का ही बोधक होता है। ता पर है जिससे। अब देखना अत एंग, अत
ए वो ता पर है जिससे, ता किससे पर में है यहाँ पे? आ से। ता पर है जिससे, ता किससे पर में? आ से। तो ता पर है जिससे वह कौन हुआ आपका? आ। वह उच्चारण किए जाने वाले समान काल का ही बोधक होगा। तो उच्चारण किया जाने वाला आ ह्रस्व है ना? आ कैसा है? तो इसके समान काल वाला क्या होगा? ह्रस्व होगा। तो ह्रस्व का बोधक होगा। ह्रस्व का बोधक होगा। ता जिससे पर है वह उच्चारण किए जाने वाला, उच्चारण किए जाने वाला आ कैसा है? ह्रस्व है। तो उच्चारण, वह उच्चारण किए जाने वाले समान काल वाला, समान काल समझते हैं? ह्रस्व के उच्चारण में जितना काल लगता है ना, एक मात्रा आ, और दीर्घ के उच्चारण में आ कितना? दो मात्रा। अधिक काल लगता है ना? आ प्लुत के उच्चारण में काल अधिक लगता है ना? त्रिमात्रिक कहते हैं ना, 3 मात्रा। अच्छा ऐसा। तो यहाँ ये ता पर किससे है? आ से है ना? वह उच्चारण किए जाने वाले, उच्चारण का अर्थ है उच्चारण किया जाने वाला, उच्चारण किए जाने वाला समान काल वाला। आ ह्रस्व है ना? तो इसके समान काल वाला वर्ण कौन होगा? ह्रस्व। ये आ ह्रस्व है, तो इसके समान काल उस समान काल वाला वर्ण कौन होगा? ह्रस्व होगा। ह्रस्व होगा। उच्चारण किए जाने वाले समान काल वाले वर्ण का ही बोधक होगा। तो ये आ जो है ह्रस्व का ही बोधक होगा। आ जो है ह्रस्व का ही बोधक होगा। हाँ, ये क्यों? ता की महिमा से आया। ता की महिमा से आया। जैसे देखना, अणुवित सवर्ण चा प्रत्यय सूत्र क्या कहता है? अवधिमान अण अपने सवर्ण के बोधक होते हैं, इसीलिए सुधी उपास्या, सुधी उपास्या ईकार है ना धा में। वर्ण समाम्नाय में तो ह्रस्व वर्ण पढ़े गए हैं आ ई उ, तो फिर दीर्घ ईकार के स्थान में ऋण कैसे हुआ? क्योंकि वो है ना, क्या बोलो? वो सवर्ण है ना उनके, विद्यमान है। पूरी बोलो किस सूत्र से है, कैसे है? अणुवित सवर्ण से आप उससे उसका बोध हुआ कि उसके कितने स्पष्ट शब्दों बोलो। अणुदित सवर्ण चा प्रत्यय से क्या होगा कि जो इको नची में इक है ना, वो अपने सवर्ण का बोधक है। इक अपने सवर्ण का बोधक। हाँ, इक अपने सवर्ण का बोधक है। वर्ण समाम्नाय में इक में यद्यपि ह्रस्व पढ़ा गया है, फिर वो अपने सभी सवर्ण का हाँ, इसलिए क्या होगा? दीर्घ भी इक में आ जाएगा। तो दीर्घ, इसलिए ईकार को भी यण हो जाएगा। ईकार को भी क्या होगा? यण हो जाएगा। तो अब ध्यान देना कि ये वो तो प्रत्याहार के संदर्भ में आता है ना, वो तो प्रत्याहार के प्रसंग में कहा जाता है अणुवित सवर्ण चा प्रत्यय। यहाँ प्रत्याहार तो एंग एगो है, आ तो प्रत्याहार नहीं है ना, आ तो एक वर्ण है ना। तो ये ता जो आया ना, ता क्या कहता है? ता की महिमा क्या है? ता पर में है जिससे, किससे? ह्रस्वकार से। वह उच्चारण किए जाने वाले समान उच्चारण काल वाले वर्ण का बोधक होगा। उच्चारमाण, ये उच्चारमाण समान काल वाला वर्ण कौन होगा? ह्रस्व। तो ये आ ह्रस्व का ही बोधक होगा। ये आ किसका बोधक होगा? ह्रस्व का। तो इस जो अत और एंग की गुण संज्ञा होती है, तो अत का मतलब हुआ ह्रस्व। अत का क्या अर्थ हुआ? तो ह्रस्व आ की गुण संज्ञा होगी। किसकी गुण संज्ञा होगी? जब ह्रस्व आ की गुण संज्ञा होगी, इसका मतलब है कि आ दीर्घ और प्लुत आ की गुण संज्ञा नहीं होगी। ये बात है समझ में? जी। अब ए ओ है ना एंग, आगे देखना, ताह परा यस्मात् तो हो गया साचा, तात्परः च उच्चारमाण, और तकार से पर, तकार से पर, तकार है ना अत में ता से पर क्या है? ए हो। तो तकार से पर उच्चारमाण, तकार से पर उच्चारमाण कौन है आपका? ए वो। ए वो कैसे है? ये तकार से पर नहीं, कैसे है? ह्रस्व है, प्लुत है, कैसे है? दीर्घ है ना। ये तो ह्रस्व होता ही नहीं है, प्लुत यहाँ है ही नहीं, तो कैसा है? दीर्घ है। तकार से पर उच्चार्यमाण कौन है? दीर्घ वो है ना। तो तकार से पर उच्चार्यमाण जो दीर्घ है, वो समान काल वाले वर्ण के ही बोधक होंगे। तो दीर्घ के समान काल वाला कौन होगा? दीर्घ। दीर्घ के समान काल वाला कौन होगा? तो दीर्घ का ही बोधक होगा। ए वो किसका बोधक होगा? दीर्घ का। तो दीर्घ की ही गुण संज्ञा होगी। एक बार सूत्र के अर्थ पर ध्यान देंगे। ता परा यस्मात् सा, ता पर में है जिससे वह कौन? आ है ना। उच्चारमाण, उच्चारमाण कौन है यहाँ पर? आ। वो समान काल वाला
का ही बोधक होगा। समान काल वाला मतलब ह्रस्व का ही ह्रस्व बोधक का ही होगा। जी। और ता से पर उच्चारण किया जाने वाला कौन है? एवो। ए ओ एवो भी समान काल वाले वर्ण का ही बोधक होगा। मतलब एवो दीर्घ है तो दीर्घ का ही। बोधक होगा। और कल इसका अर्थ हम एक बार और बता देंगे। तो इससे यह निर्णय हुआ कि ह्रस्व आ की गुण संज्ञा होती है और दीर्घ एवो की गुण संज्ञा होती है। एवो ह्रस्व तो होते नहीं है, प्लुत होने पर भी प्लुत की गुण संज्ञा नहीं होती है। अब देखिए गुण संज्ञा हो गई। अब गुण कार्य करने वाला सूत्र आ रहा है, विधि सूत्र है आद गुणः। आद गुणः आद गुणः आद गुणः आत आत गुणः। आत पंचमी एक वचनांत है। जैसे राम शब्द से पंचमी एक वचन में रामात रामात दोनों बनता है ना, जी। तो आत आद दोनों बनेगा। यदि आद है तो ठीक है, यदि ठीक है। आत गुणा आत पंचमी एक वचनांत है, गुणा प्रथमा एक वचनांत है। इसका आत का अर्थ है अवर्णात। जैसे राम से पंचमी एक वचन में क्या बनता है? रामात। तो आ से पंचमी एक वचन में क्या बनेगा? आत। आ से आत बनेगा। आ से क्या बनेगा? आत। तो आ का अर्थ क्या होगा? अवर्ण से। रामात का अर्थ होता है राम से, तो आ का अर्थ क्या होता है? अवर्ण से। अवर्ण से अच पर होने पर, अवर्ण से पूर्व परयोः, पूर्व पर के स्थान में अवर्ण से अवर्णाद अची परे, अवर्णाद अच्छी परे। पूर्व परयोः एको। अवर्ण से अच पर होने पर पूर्व पर के स्थान में एक गुण आदेश होता है। एक गुण आदेश होता है। अवर्ण से अच पर होने पर पूर्व पर के स्थान में एक गुण आदेश होता है। जैसे देखिए यहाँ उपेंद्र है। क्या है? उपेंद्र उपेंद्र है। मिट दे जी। अच्छा, फोटो खींच लिया करना है ना, बाद में कोई मांगता है। तो ये उप इंद्र क्या है? उप इंद्र तीनों बता रहे, कल तैयार कर देना इसको, है ना? ये चल रहा है। तो इसमें इन भरना ना। देखिए पानी से नहीं चलेगा। लगे कुछ लगा नहीं बहुत। हाँ ये वाला चलता है। हाँ जी, उप ये भी नहीं चलता है। उप इंद्र। उप क्या है? इंद्र। उप इंद्र नहीं जी, नहीं चलता। दूसरी मार्कर नहीं ना, अब तैयार कोई नहीं करता है ना। देखिए उप इंद्र। स्याही क्या बनना? स्याही में लगाकर हम लिख देंगे, लाइए जल्दी हो जाएगा। हाँ, उप इंद्र। अवर्ण से अच पर होने पर, अच प्रत्यार बोलो। आई उ री री ए ओ आई औ ए ओ आई औ। अच प्रत्यार में कितने वर्ण आते हैं? 9 आते हैं, सभी स्वर आ जाते हैं। जी। उप इंद्र। उप उप पकार उत्तरवर्ती आकार क्या है आपका? अच। उप पकार उत्तरवर्ती आकार क्या है? अवर्ण है कि नहीं है? पकार उत्तरवर्ती आकार अवर्ण है। अवर्ण का मतलब क्या है? ह्रस्व। नहीं नहीं, ह्रस्व का मतलब नहीं है। आद गुणा कहता है अवर्ण से। क्या कहता है? अवर्ण से। यहाँ पर तपर नहीं है। अंतर देखना, अदेंग गुणा और आद गुणा में अंतर देखेंगे। अदेंग गुणा में अत एंग गुणा, अदेंग गुणा में क्या है? तपर है। क्या है आपका? तपर। वो तपर किया गया है। तपर अत में तपर क्यों किया गया है कि ह्रस्व से पर ता है तो ह्रस्व आ का ही बोध होगा, ह्रस्व आ की गुण संज्ञा होगी। और ता से पर दीर्घ एवो है तो दीर्घ एवो की ही गुण संज्ञा होगी, है ना? ह्रस्व आ से पर ता है, इसलिए ह्रस्व आ की गुण संज्ञा होगी। और ता से पर में दीर्घ एवो है तो दीर्घ एवो की गुण संज्ञा होगी। ठीक है, यहाँ तपर नहीं किया गया है। ये तो आ शब्द से पंचमी एक वचन का रूप क्या है? आत। तो आत का अर्थ क्या है? अवर्ण। यहाँ ह्रस्व का मतलब नहीं है। ह्रस्व दीर्घ प्लुत कोई भी आ जाएगा क्योंकि तपर नहीं है ना। नहीं है। हाँ, अवर्ण से ह्रस्व दीर्घ प्लुत कोई भी अवर्ण आएगा। तो इसका अर्थ है अवर्ण से अच पर होने पर पूर्व पर के स्थान में गुण एकादेश होता है। तो उप पकार उत्तरवर्ती आकार क्या है? अवर्ण है। और उससे अच पर में क्या है? इंद्रा का इकार। इंद्रा का इकार। इकार। तो
कार है। तो पूर्व प्रयोग हो करते पूर्व पर के स्थान में, पूर्व में क्या है? आ है ना, पकार उत्तरवर्ती अकार, और पर में क्या है? इकार। पूर्व में है पकार उत्तरवर्ती अकार और पर में क्या है? इंदिरा का इकार। तो पूर्व प्रयोग, पूर्व पर के स्थान में एक गुण आदेश होता है, दोनों के स्थान में एक आदेश होगा। उस आदेश का क्या नाम होगा? गुण। एक गुण आदेश होगा, दोनों के स्थान में होगा। इको रची तो ई को या करता था, एचोवा यावा एवो अयो को अयो वायो करते थे, एक के स्थान पर करते थे। और ये आदेश क्या है? दो के स्थान पर होगा। अब क्या है आपका गगन नहीं चल रहा है? बताता किसमें बड़ी आप बोला तो नहीं से भर कर दीजिए। उपा देखिए हमारे पास मार्कर नहीं है, आप ऐसे ही समझ लीजिए, मार्कर खराब हो गया, चल जाएगा। उपा इंद्रा नहीं, बोर्ड में नहीं चल रहा, बोर्ड में नहीं चल रहा, थोड़ा सा टाइम लगता है पहुँचने में। चलिए आप इसको तब तक घिसते रहिए। उप इंद्रा, उप पकार उत्तरवर्ती आकार क्या है? अवर्ण है, उससे अच पर में क्या है? इंदिरा का इकार। अवर्ण से अच पर होने पर पूर्व पर के स्थान में आ और ई के स्थान में एक गुण आदेश होता है। एक गुण आदेश होता है। हाँ, एक गुण आदेश होता है। जब कहा जाए गुण आदेश होता है तो गुण से आप क्या समझेंगे? आ ए ओ। जब गुण आदेश कहा जाए तो गुण का मतलब क्या है? आ ए ओ। अदेन गुना सूत्र उपस्थित होगा। गुण होता है, इसका गुण आदेश होता है, मतलब आ ए ओ होते हैं। क्या होते हैं? आ ए ओ में कोई एक होगा। तो उच्चारण स्थान मिला करके आप देखिए, हमको किसके स्थान पर गुण करना? आ और ई के स्थान पर। आ का उच्चारण स्थान क्या है? अपूर्व संज्ञा नाम कंठा। आ का उच्चारण स्थान है कंठ और ई का उच्चारण स्थान क्या है? नाम तालु। आ का उच्चारण स्थान कंठ है, ई का तालु है। अब इस और हमको आ ई की जगह गुण करना है। गुण का मतलब है आ ए ओ में कोई एक होगा। तो उच्चारण स्थान मिलाकर देखिए, आ ए ओ में केवल आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है ना। हमें कैसा वर्ण चाहिए जिसका उच्चारण स्थान कंठ होता, हमें दोनों हो। ओ का उच्चारण स्थान क्या है? ओ का उच्चारण स्थान क्या है? नहीं, ओ का उच्चारण स्थान में पूछ रहा हूँ। ओ दो कंठोष्ठम। ओ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है। ओ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है। हमें आ और ई के स्थान पर गुण करना है ना, तो मिलेगा उच्चारण स्थान ओ से? नहीं मिलेगा ना। आ और ई से ओ का उच्चारण स्थान मिलेगा? क्योंकि ओ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है, आ का कंठ है, ई का तालु है। ए का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ तालु। ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु। ए का उच्चारण स्थान क्या है? और आ का उच्चारण स्थान कंठ, ई का तालु। अब बताइए, आ और ई दोनों के स्थान में गुण एक आदेश करना है, तो दोनों से किसका उच्चारण स्थान मिला? ए का। तो आ ई के स्थान पर क्या गुण होगा? ए। तो अवर्ण से अच पर होने पर पूर्व प्रयोग, पूर्व पर के स्थान में गुण आदेश, एक गुण आदेश, एक मतलब दोनों के स्थान में एक हो गया गुण। आ ई के स्थान पर क्या एक हो गया? दो के स्थान पर एक हुआ ना, तो क्या बन गया? उपेंद्र। इसी प्रकार जो है ना रमेश क्या होता है यहाँ पर, तो ध्यान देना, उपेंद्र हो गया ना। तो उपेंद्र, भूपेंद्र, भूप इंद्र, ये अवर्ण से अच पर होने पर आद गुणा में तपर नहीं है, इसमें रस दीर्घ दोनों आ जाएगा। तो रमेशा का भी छेद कर सकते हैं। रमा ईशा। सुरेशा का सुर सुरेशा सुर ईशा। दिनेशा दिन ईशा। हाँ, ऐसा बना लेना। इसके उदाहरण आकार है तो रस तीर दोनों आ जाएगा, प्लुत भी आएगा तो तपर नहीं है, प्लुत भी आएगा। गंगोदकम, उपेंद्रा का अर्थ होता है वामन भगवान, है ना।
वो विष्णु के पर है। जी, अवतार। वो थोड़ा शब्द ज्ञान, भाषा ज्ञान होना चाहिए, अरे रामायण है ना। रमा शब्द प्रसिद्ध है, रम शब्द नहीं है, रमा शब्द है, रमा शब्द है ना। देखिए गंगोदकम है ना, यहाँ गंगा उदकम, गंगा उदकम। क्या? हाँ, एक प्रयोग देख रहे हैं, गंगोदकम है ना, गंगा उदकम। गंगा उदकम, गंगा में क्या है? आकार है। आकार है। गंगा में क्या है? आकार है। आकार है ना। तो गंगा उदकम सूत्र आद गुणा, गंगा में आकार है, अवर्ण से अच पर होने पर, अच क्या है आपका? उदकम का उकार। उकार। अवर्ण से अच पर होने पर पूर्व पर के स्थान में, पूर्व में क्या है? आ। गंगा, और पर में क्या है? पर में क्या है? पर में गंगा उदकम, गंगा पूर्व में क्या है? आ, और पर में क्या है? उ। तो पूर्व पर के स्थान में, अर्थात आ और उ के स्थान पर, आ और उ के स्थान पर, आ और उ के स्थान पर क्या होगा? गुण एकादेश होगा, आ और उ के स्थान में। तो आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। और उ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। तो गुण होता है, तो आ और उ के स्थान पे गुण करना है। गुण का क्या तात्पर्य है? गुण से क्या लेना है? आ ए ओ। तो उच्चारण स्थान मिला के देखिए, आ का उच्चारण स्थान कंठ है और उ का क्या है? ओष्ठ है। तो अब आ ए ओ में ऐसा कोई वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान कंठोष्ठ हो? क्या है तो वर्ण आपका? ओदौतो कंठोष्ठम। ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। गुण संज्ञा ओ की हुई है ना। ओ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है, आ का उच्चारण स्थान कंठ, उ का ओष्ठ, दोनों से किसका उच्चारण स्थान मिला? ओ का। तो क्या बन जाएगा? गंगोदकम। क्या बनेगा? गंगोदकम बनेगा। हाँ, अब इसका जो देखिए, इसी की वृत्ति देखना, तः परो यस्मात् सा तात्पर्य चोर्यमाण। तात्पर्य चोर्यमाण, यहाँ बता सकते हैं विच्छेद? बताओ, तात्पर्य चोर्यमाण, तात्पर्याचा उच्चारण, तात्पर्याचा उच्चारण है ना, तात्पर्य उच्चार्यमाण, ऐसा यहाँ पर हुआ है। तात्पर्य उच्चार्यमाण। हाँ, और देखिए यहाँ देखना, तथे कारो कारो अणुदिश सवर्ण चा प्रत्यय है ना। अणुदिश सवर्ण चा प्रत्यय के व्याख्यान में लिखा है तथे कारो कारो। यहाँ वाला विच्छेद करो, तथा इकार उकारो। सूत्र क्या लगा है? सूत्र क्या लगा है? बोलो। तथा इकार उ, तथा इकार उकारो। आद गुणा एक स्थान पे लगा या दो स्थान पर? एक बार लगा, दो बार है ना। तथा इकार उकारो दो जगह लगा है ना। अच्छा, इसका अभ्यास रखना। इसके ऊपर अणुदिश सवर्ण चा प्रत्यय के ऊपर लिखा हुआ है अम अह इत्यचा परावनुसार विसर्गो। परावनुसार विसर्गो, यहाँ बोलो परावनुसार। बोल, यहाँ पर क्या होगा? विच्छेद। हाँ, विच्छेद क्या होगा? हाँ, हाँ ठीक है। परौ अनुस्वार विसर्गो, ये एचो एवा यावा का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? एचो यावा यावा। हाँ, और वहीं पर तदेवम आ इत्यष्टादशा नाम संज्ञा, ये किसका उदाहरण है? वहीं पर आ इत्यष्टादशा नाम, इत्यष्टादशा नाम। अरे वही तथे कारो कारो के पूर्व का वाक्य है। हाँ 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 यार, इत्यष्टादशा नाम। ठीक है, अब आइए अजंत पुल्लिंग में, है ना।
हाँ क्या